हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, ये हैं आपके डेली करंट अफेयर फ्रॉम 1 to 3 जुलाई। ओके दोस्तों, लास्ट जो वीडियो लेक्चर था दैट वाज अबाउट, वो था हमारा 29 जून के लास्ट करंट अफेयर हमने कवर किए थे। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम कंपल्शन हम आपके लिए क्लास नहीं ले पाए। वी आर सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्ट क्लास जो होगी फ्रॉम दिस ऑनवर्ड आपके लिए रेगुलर क्लास आएगी डेली। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक कोट है कि एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। ठीक है, हमारे मैल्कम एक्स लिखते हैं कि एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर। ठीक है, कि एजुकेशन एक पासपोर्ट है आपके लिए फ्यूचर। जिसके पास एजुकेशन है उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। एंड फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। और कल, आने वाला कल उसका ही बेहतर होगा जो आज उसके लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर ने भी एक कोट लिखा था। उन्होंने बोला था कि एजुकेशन इज़ लाइक अ मिल्क ऑफ लाइनस। ठीक है, एजुकेशन एक शेरनी का दूध है और जो उसको पी लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। सो पढ़ें आप, एजुकेशन हासिल करें और अपना जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर करंट अफेयर। सो हमारा जो पहला करंट अफेयर आज है दैट इज़ क्रिमिनल कोड रीवैम्प। ओके, ये क्रिमिनल कोड रीवैम्प आपने सुना होगा कि फ्रॉम 1 जुलाई हमारे यहाँ पर क्रिमिनल कोड्स जो हैं, क्रिमिनल जो भी लॉज थे वो चेंज हो गए हैं। यानी आपको पता है कि फ्रॉम इट ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम से हमारे पास यहाँ पर इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बना था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1973 में, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यहाँ पर हमारे इंडिया में लागू थे। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पर क्राइम करता था उसको किसके अंडर इन्वेस्टिगेट किया जाता था, किसके अंदर ट्राई किया जाता था, इन लॉज के अंडर, जो लॉज आज से 200 ईयर्स ओल्ड है। सो हमारी रिसेंटली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने इन लॉज को चेंज किया। ठीक है, इनको लॉज को नए लॉज लाए, नए कानून लाए, नए सेक्शंस लाए, नई पनिशमेंट्स लाई, नए क्राइम्स को ऐड किया। ठीक है, कुछ एविडेंस नए ऐड किए। फॉर एग्जांपल डिजिटल एविडेंस एक्ट, आपको पता है कि इन लॉज में डिजिटल की चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो आप अगर कोई वीडियो कोर्ट में सबमिट करते हो, कोई ऑडियो आप सबमिट करते हो अपने सपोर्ट में कि मैं इनोसेंट हूँ, तो वो आपका एडमिसिबल नहीं था, बिकॉज क्योंकि लॉज में ही नहीं लिखा था। तो अब जो हमारे नए जो लॉज आए हैं विच इज़ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हैं, उनके अंडर अब आप एविडेंस, यानी आप अपने डिजिटल जो एविडेंस है उनको भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अब विटनेस प्रोटेक्शन, पहले विटनेस प्रोटेक्शन का कोई प्रावधान नहीं था, अब विटनेस को प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस को विटनेस को प्रोटेक्ट करना है, सो दैट वो टेस्टिफाई कर सके, वो गवाही दे सके बिना किसी डर के। ठीक है, हमने रिसेंटली लास्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, करंट अफेयर के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि असम गवर्नमेंट इज द फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग द विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो वो इसी के अंडर लाया था। ठीक है, अब रीजन क्या था क्रिमिनल कोड को रिवैम्प करने का, कि हम रिफॉर्म करेंगे, अपडेट करेंगे कंट्री का लीगल रिफॉर्म जो गवर्न करता है क्रिमिनल लॉज। इससे क्या हो जाएगा, मॉडर्नाइज हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने अपने लिए उन्होंने लॉज लिखे थे, अपने लिए उन्होंने लॉज लिखे थे यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मारने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए वो उन्होंने उस टाइम के लिखे थे। तो हम अभी भी इनको कुछ लॉज जो थे, कुछ सेक्शंस थे, उनको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो वो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिलेज होते थे, ठीक है, इनजस्टिस हो जाता था। तो उन रीज़न को, उन चीज़ों को हटाने के लिए हमारे पास नए लॉज है विच इज़ भारतीय न्याय संहिता। न्याय मीन्स जस्टिस। ओके, भारतीय न्याय संहिता इज जस्टिस। ओके, एंड नेक्स्ट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा। अब ये देखिए, आप देखो इंडियन पीनल कोड, पीनल मीन्स बिकॉज हम सब्जेक्ट से ब्रिटिशर्स के, वी वर स्लेव्स ऑफ ब्रिटिशर, हमें ब्रिटिशर स्लेव मानते थे। ठीक है, इंडियंस को ब्रिटिश स्लेव मानते थे।
तो जो इंडियन पीनल कोड था उसमें पनिशमेंट्स लिखी होती थी, सिर्फ पनिशमेंट की, ये पनिशमेंट इस क्राइम के लिए देनी है, ये पनिशमेंट इस क्राइम के लिए देनी है। बट हमारे जो अब जो नए हमारे लॉज बने हैं उसके अंदर पीनल नहीं लिखा, इट्स न्याय संहिता। न्याय मीन्स जस्टिस, न्याय मीन्स जस्टिस। वो नाउ वी विल गेट जस्टिस, हमें पीनलाइज नहीं किया जाएगा, हम जस्टिस, हमें जस्टिस मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वॉज क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ठीक है। हमारे अब आ गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। अब हमें बताया जा रहा है कि अवर सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड, हम आप सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमारा नया जो लॉ आ गया दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो ये अब रिप्लेस करेंगे, जो भारतीय न्याय संहिता है वो किसको रिप्लेस करेगा, वो रिप्लेस करेगा इंडियन पीनल कोड 1860 को और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बिकॉज क्रिमिनल, ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी थे ना, जो हमारे लॉयर्स होते हैं उनको पढ़नी पड़ती है सीआरपीसी, उसमें क्राइम्स बताए होते हैं, क्या क्राइम है, ठीक है, कितने टाइप के क्राइम होते हैं, उनके लिए पनिशमेंट क्या है, उनको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, ठीक है, वो सब चीज़ें सीआरपीसी के अंडर लिखी होती थी। तो उसकी जगह अब आ गया हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, ये आ गया हमारा एट द प्लेस ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। और हमारा फिर आ गया इंडियन एविडेंस एक्ट, किस भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आ गया वो किसकी जगह पर आ गया, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि आपसे पूछा जा सकता है ये सब कौन कौन से क्रिमिनल कोड नए लिखे हैं, वो आपके उनको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जो लॉज हैं, दीज लॉज वो पास हुए थे पार्लियामेंट में दिसंबर 2023 में, पास कर लिए गए थे विंटर सेशन में, ठीक है। और उसने रिसीव किया प्रेसिडेंट का एसेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट की एसेंट, प्रेसिडेंट के साइन उसको मिले दिसंबर 2023। सो अब वो 1 जुलाई 2024 को वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। उसका रीज़न यही है कि बिकॉज काफ़ी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने थे, ठीक है, नए लॉज बुक्स वगैरह बननी थी, तो इस वजह से इतना टाइम लिया इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई। और नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर इज इट्स अबाउट, ये है हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, ये है हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज। आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज की जो मिलिट्री होती हैं वो एक्सरसाइज करती हैं ताकि हम बाई चांस अगर कहीं वॉर हो जाए तो उसमें हम प्रिपेयर्ड हों, ठीक है, हम प्रिपेयर्ड हों और एक दूसरे से कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। एक मिलिट्री अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, उसको एक्सपर्टीज़ है, तो वो दूसरी मिलिट्री को बताएगी, ठीक है, दूसरी वाली मिलिट्री उसको बताएगी। तो जिस चीज़ में उनको एक्सपर्टीज़ होती है तो वो एक दूसरे को सिखाते हैं। तो INS शिवालिक, ठीक है, इंडियन नेवल सिस्टम शिवालिक हमारा एक फ्रीगेट है। फ्रीगेट होता है एक छोटी शिप जो बड़ी बड़ी शिप्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसमें मिसाइल्स वगैरह तो नहीं होती बट कुछ वेपन सिस्टम होता है हमारे बड़े शिप्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फ्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रीगेट्स होते हैं। तो ये छोटी शिप्स होती है, सबसे छोटी शिप्स इंडियन नेवी के पास यही होती हैं, शिवालिक से। तो INS शिवालिक जो है उसने पार्टिसिपेट किया इन रिमपैक 2024 एट पर्ल हार्बर। रिमपैक मीन्स रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। ये रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज का मीनिंग है, आपको पता है कि पैसिफिक ओशन का रिम जो है उसके अराउंड जो भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, जापान, ओके, जापान आ गया, फिलीपींस आ गया, USA आ गया, ठीक है, उसके पैसिफिक ओशन का आप देख लेना मैप, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के अराउंड जो भी कंट्रीज आ रही हैं तो वो रिम ऑफ द पैसिफिक, ठीक है, उसको बोला रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम, मैरीटाइम्स मीन्स इट्स रिलेटेड टू द ओशन, ठीक है, मैरीटाइम मीन्स वाटर। तो मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज कौन सी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दैट इज रिमपैक, दैट इज रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ठीक है। कौन होस्ट कर रहा है, इट इज होस्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, ठीक है, US नेवी की इंडो पैसिफिक जो कमांड है, जो कहाँ पर है, पर्ल हार्बर में। पर्ल हार्बर ये वही जगह है जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में USA पर अटैक किया था, तो यहीं पर अटैक किया था पर्ल हार्बर पर, ठीक है।
हवाईन आइलैंड्स हो गए, हवाई जो है ना, हवाई आइलैंड जो यूएसए के अंडर आता है, तो उसी का ये पार्ट है पर्ल हार्बर। तो यहाँ पर जो है इंडो पैसिफिक जो कमांड है, यूनाइटेड नेशन यूएस नेवी की जो इंडो पैसिफिक कमांड है वो पर्ल हार्बर में हेडक्वार्टर है। तो इसने इसको होस्ट किया और एडमिनिस्टर किया, ठीक है, लेड बाय यूएस नेवी। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 29 कंट्रीज थी, 29 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और इन द करंट एडिशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस की गई, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैरी टाइम जो ओशन में वॉर हो सकती है तो उसके रिलेटेड जो भी होगा वो उन्होंने प्रैक्टिस किया है। अब ये है कि आईएनएस जो हमारा शिवालिक है ये होती हैं फ्रीगेट्स, ठीक है, ये छोटी छोटी जो शिप्स हैं, छोटी छोटी ये वाले होते हैं फ्रीगेट्स। ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अराउंड प्रोटेक्ट करने के लिए ये छोटी छोटी शिप्स होती हैं, इनको कहते हैं फ्रीगेट्स, ठीक है। तो आईएनएस शिवालिक जो है एक इंडिजीनियस, यानी इंडिया ने खुद डेवलप किया है उसको, इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल स्टिल्थ फ्रीगेट, ठीक है। तो गाइडेड ये मिसाइल लॉन्च करता है, स्टिल्थ फ्रीगेट है, ठीक है। स्टिल्थ मीन्स ये सोनार पर नहीं आएगा, ठीक है, रडार पर भी नहीं आएगा और सोनार पर भी नहीं कैच हो सकता। तो ये स्टिल्थ है, यानी इसको हिडन है, छुप जाता है, तो इसको पता नहीं चलता। तो ये है हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज, ये है हमारी रिम पैक एक्सरसाइज जो ओशन के अंडर हो रही है, रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन कौन सी कहाँ पर हुई थी, ठीक है, कौन इसको होस्ट करता है, तो दिस इज द रिम ऑफ द पैसिफिक। अब नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर इज रिलेटेड टू द T20 वर्ल्ड कप जो कहाँ पर हुआ इस बार। इट वॉज होस्ट किसने किया, होस्टेड बाय 2 कंट्रीज, ठीक है, यूएसए एंड कैरिबियन आइलैंड जो हमारे, जिसमें हमारा वेस्ट इंडीज आता है। तो जो कैरिबियन आइलैंड और यूएसए ने इसको होस्ट किया था। आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, हु होस्टेड T20 वर्ल्ड कप 2024, इट वॉज होस्टेड बाय द यूएसए एंड कैरिबियन आइलैंड, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गई। जीतने के बाद कोहली जो हमारी टीम के वाइस कैप्टन थे, रोहित कैप्टन, ठीक है, जडेजा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी। दे अनाउंस देयर रिटायरमेंट फ्रॉम T20 आफ्टर इंडियाज वर्ल्ड कप विन, ओके। तो इंडिया ने क्या किया, अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया ब्रोक 13 ईयर वर्ल्ड कप ड्रॉट, ठीक है, 13 ईयर्स बाद आफ्टर 2011 हम वर्ल्ड कप जीते हैं, आफ्टर डिफीटिंग फर्स्ट टाइम फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम फाइनल में पहुंची थी और इंडिया ने उसको 7 रन से हरा दिया इन 2024 वर्ल्ड कप फाइनल, ओके। कोहली एग्जिट्स T20, कोहली ने T20 को एग्जिट किया विद द रिकॉर्ड ऑफ 4188 रन्स, ठीक है। T20 करियर में कोहली ने 4188 रन्स बनाए 125 मैचेस में, ठीक है, बूस्टिंग एन एवरेज ऑफ 48.69, तो एवरेज उनकी 48.69 थी, इंक्लूडिंग 38 हाफ सेंचुरीज और 50s जो बनाई 38 हाफ सेंचुरीज बनाई है। रोहित शर्मा हमारे कैप्टन, उन्होंने भी अपना T20 करियर खत्म किया विद 4231 रन्स, ठीक है, इन 159 मैचेस। ही होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल। तो हमारे रोहित शर्मा जी, उन्होंने T20 इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा अगर सेंचुरीज किसी ने बनाई है तो वो रोहित शर्मा जी ने ही बनाई है, ठीक है। तो ये है आपके लिए न्यूज़। तो आपके लिए ये जो वेन्यू है कि कहाँ पर हुआ था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है हु आर द प्लेयर्स हु अनाउंस देयर रिटायरमेंट्स आफ्टर T20 विन, तो वो आपको पता होना चाहिए, कोहली, रोहित एंड जडेजा। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज महाराष्ट्र लॉन्चेस मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम, ठीक है। तो ये आपका एक वुमेन एम्पावरमेंट से एक स्कीम आई है, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम लॉन्च की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्या है कि महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विच इज अजीत पवार, उन्होंने इंट्रोड्यूस की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन, ठीक है, लड़की मीन्स गर्ल, बहन मीन्स सिस्टर, तो लड़की बहन स्कीम ड्यूरिंग द स्टेट बजट प्रेजेंटेशन। तो स्टेट का बजट उन्हें प्रेजेंट किया तो उसमें ये स्कीम उन्होंने अनाउंस की। अब इसमें क्या होगा कि वुमेन हु आर एज्ड फ्रॉम 21 to 60, 21 से 60 की उम्र में जो भी वुमेन्स होंगी उनको मिलेगा ₹1500 मंथली, 1500 रुपीज़ हर
वुमेन को जिनकी एज 21 से 60 है, मंथली उनको 1500 रुपीज़ मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2024 से उनको मिलने लग जाएंगे। एम उसका क्या है, एम्पावरमेंट एंड सपोर्ट, ठीक है। तो वुमेन्स को सपोर्ट करना, एम्पावर करना, ये है उसका ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का। अब ये इंस्पायर कहाँ से किया, ये जो स्कीम लाई है ये इंस्पायर्ड हुई है फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक सक्सेसफुल एक स्कीम है जिसका नाम है लाडली बहना, लाडली बहना स्कीम। तो उसमें 1000 रुपीज़ दिए जाते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र की जो स्कीम है ये यहीं से इंस्पायर हुई है, फ्रॉम लाडली बहना स्कीम। दिस इनिशिएटिव अंडरस्कोर्स द स्टेट कमिटमेंट टू वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। तो इससे हमें जो इनिशिएटिव है ये बताता है कि जो स्टेट है वो वुमेन का वेलफेयर करना चाहती है और डेवलपमेंट करना चाहती है। नेक्स्ट जो हमारा पर करंट अफेयर इज दैट इज अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये है हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक बर्ड है, ठीक है। मोस्टली ये राजस्थान का हैबिटाट इसका राजस्थान में ही मिलता है, ठीक है। काफ़ी पॉपुलेशन इसकी कम हो चुकी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान एग्ज़ाम्स में, ठीक है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। आपको डायरेक्टली सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स पर पूछा जा सकता है विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, इट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और वो कैसा है, ये है हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब IUCN की रेड लिस्ट पर इसको रखा हुआ है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, जो रेड लिस्ट जारी करता है कि कितना पॉपुलेशन रह गई है किसी फ्लोरा, किसी प्लांट, किसी एनिमल की, तो उसमें जो है हमारा जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका जो लिस्ट में वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद डायरेक्टली एक्सटिंक्ट हो जाती है चीज़, ठीक है। जिस चीज़ की पॉपुलेशन 50 से कम रह जाए ना, 50 के आसपास अराउंड जस्ट 50 रह जाए, तो उसको डाल लेते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, ठीक है। तो आप देख लो कि कितना ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है। तो ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है। साइट्स, ठीक है, साइट्स एक अनदर ये हमारा एक कंजर्वेशन एफर्ट है। तो जिसमें उसको कौन सी लिस्ट में डाला हुआ है, दैट इज अपेंडिक्स 1, ठीक है। CMS में अपेंडिक्स 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट साइट्स और IUCN रेड लिस्ट है, ठीक है। हमारा इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वो शेड्यूल्ड 1 में डालता है, ठीक है। शेड्यूल 1 में वो एनिमल्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स होते हैं जिनको मैक्सिमम, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको डाला जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में, ठीक है। 5-6 शेड्यूल है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 में वही होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिनको प्रोटेक्शन की नीड होती है। फिर है हैबिटेट लॉस, इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। इसके मेजर थ्रेट्स क्या है, मेजर थ्रेट्स इंक्लूड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कैसे डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर क्या लगाया जा रहे हैं, हमारे वहाँ पर वायर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले कैरिंग वायर्स होती हैं, उनको लगाया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है प्रॉब्लम्स, वो उड़ते हैं तो वो बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो वो उनकी डेथ हो जाती है इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, बिजली की तार के साथ लग जाने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो हैबिटेट उनका डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर जो हमारे फार्मर्स वगैरह हैं, तो वो जो इनका हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं भाई, अपने जो फील्ड्स वगैरह हैं तो उनको बढ़ाने से, ठीक है। क्रॉप्स का एरिया बढ़ाकर तो उस वजह से जो फॉरेस्ट वगैरह हैं उनको काटा जा रहा है, तो उस वजह से इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर इसको हंट भी किया जाता है और कलीजन विद द पावर लाइन्स, और पावर लाइन्स के साथ कोलाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं वो, और वो करंट की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इसका कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं कि ₹56 करोड़ अप्रूव किया है फॉर हैबिटेट डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हैबिटेट को डेवलप करने के लिए ₹56 करोड़ अप्रूव किए हैं। और ब्रीडिंग सेंटर्स, ठीक है, उनको ब्रीड किया जाए, यानी एक लैब्स में, ठीक है, लैब्स में इसको रिप्रोड्यूस किया जाए। तो ब्रीडिंग सेंटर्स लगाए हैं, ठीक है। रीविल्डिंग इनिशिएटिव्स, तो रीवाइल्ड इनको करना है, ठीक है। तो ये है हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, इट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। IUCN रेड लिस्ट में उसकी क्या है, दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इट इज़ अंडर शेड्यूल 1, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज इंडिया डेवलप्ड सेबेक्स 2 एक्सप्लोजिव, विच इज इंडिया ने एक एक्सप्लोजिव, ठीक है, बॉम्ब
डेवलप किया है जिसका नाम है सेबेक्स, सेबेक्स 2, ठीक है। सेबेक्स 2 एक्सप्लोजिव जो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स मोर लीथल देन जो TNT हम यूज़ करते हैं, उससे ये 2 टाइम्स ज़्यादा लीथल है, ठीक है, खतरनाक है। तो सेबेक्स जो है, इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए न्यू हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोजिव जिसका नाम है सेबेक्स 2 which is 2.01 times more lethal than standard TNT, making it one of the most powerful non-nuclear explosive globally, ठीक है। तो न्यूक्लियर के बाद अगर कोई सबसे खतरनाक एक्सप्लोजिव इस वर्ल्ड में इस टाइम है तो वो है सेबेक्स। जो किसने बनाया है? वो बनाया है इंडिया ने, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेबेक्स आपको पूछा जा सकता है, बिकॉज इंडिया में सबसे पहले बना है, वर्ल्ड में सबसे पहले ये चीज़ बनी है, तो आपको पूछा जा सकता है। सेबेक्स 2 जो है अलॉन्ग विद द अपकमिंग सेबेक्स 3, एक नया भी सेबेक्स 3 भी बनाया जा रहा है। उसका एम क्या है? एम्स टू इन्हांस इंडियाज मॉडर्न वॉरफेयर, ठीक है। मॉडर्न जो वॉरफेयर हम जिसके लिए हम सेल्फ रिलायंस में हैं कि हम किसी से कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंडिया के अंदर खुद डेवलप करेंगे। तो उसके अंदर इंडिया का जो वॉरफेयर है, ठीक है, अपने आर्म्स एंड एमुनिशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसके अंडर ये सेबेक्स 2 एंड सेबेक्स 3 बनाया जा रहा है, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। जो इस सेबेक्स को मान लो ऑपरेट करेगा, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, और एफिशिएंसी, और जो टारगेट है हमारा गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता होगा एक्सप्लोजिव कभी कभार जो हमारे इंडियन आर्म्स फोर्सेस है उनके पास ही फट जाते हैं, उनके हाथ में ही फट जाते हैं, तो उस वजह से काफ़ी लॉस होता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये सेबेक्स जो है हमारा, ये काफ़ी अच्छा साबित होगा, ठीक है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया है? MS इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, नागपुर, ठीक है। अब मैं आपको सेबेक्स के बारे में थोड़ा बताऊँ। सेबेक्स का क्यों नाम इसका सेबेक्स रखा? सेबेक्स का एक फुल फॉर्म है, सेबेक्स की फुल फॉर्म है सोलर इनहांस्ड ब्लास्ट एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो सोलर इनहांस्ड, इसका सोलर से कोई मतलब लेना देना नहीं है, बिकॉज जो कंपनी बना रही है ना, जो कंपनी बना रही है तो वो सोलर में भी डील करती है, ठीक है। जो कंपनी बना रही है तो उसका सोलर का भी कुछ काम है, तो उस वजह से उसका नाम रख दिया सोलर इनहांस्ड ब्लास्ट एक्सपेंसिव विच इज सेबेक्स, ठीक है। तो ये है हमारा करंट अफेयर। नेक्स्ट इज SBI लॉन्च MSME सहज फॉर इंस्टेंट डिजिटल इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग। आपको पता है कि MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। हमारे इंडिया के अंदर 10-12 लाख MSMEs हैं, ठीक है। आपको पता है कि MSMEs 40% हमारी GDP जो है, 40% ऑफ GDP कम्स फ्रॉम MSME, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी इंडिया के लिए, ठीक है। 60 to 70% जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जो जॉब्स होती हैं, वो कहाँ पर हैं? वो MSME सेक्टर के अंदर ही हैं। तो MSME सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम रखा MSME सहज। सहज का मीनिंग होता है ईजी। सहज का एक हिंदी का वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है ईजी। तो यानी MSME जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ईजिली लोन मिल जाए, तो ये इसलिए इन्होंने लाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनवील्ड MSME सहज एंड टू एंड डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग मीन लोन देना, फाइनेंसिंग टू फैसिलिटेट क्विक MSME लोन्स वाया इट्स योनो एप्लीकेशन, ठीक है। तो SBI की एक एप्लीकेशन है नेट बैंकिंग के लिए जिसका नाम है योनो एप्लीकेशन। तो उसके थ्रू MSMEs डायरेक्टली 1 लाख का लोन मिल सकता है उनको विद इन 15 मिनट्स। ये जो वेब बेस्ड सोल्यूशन अलोज MSMEs टू अप्लाई, ठीक है, अप्लाई डॉक्यूमेंट दे देना और रिसीव डिसबर्समेंट, ठीक है। पैसे भी आपको विद इन 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे विद इन 15 मिनट्स, ठीक है। तो इतनी जल्दी विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग के बीच में इंटरवेंशन नहीं आएगी। डायरेक्टली आप पोर्टल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स दो, ठीक है, और अप्लाई करो और आपको 1 लाख रुपीज़ विद इन 15 मिनट्स आपको आ जाएंगे। अब उसका एम क्या है, लाया क्यों ये SBI, ये जो सहज लाया है MSME सहज, इसका एम है एम्ड एट GST रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जो MSMEs होती हैं उनका ज़्यादा काम नहीं होता बड़ा, ठीक है, माइक्रो, तो उनको 1 लाख रुपीज़ अगर बाई चांस उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है, उनको अर्जेंटली पैसे चाहिए, तो
कुछ ऑपरेशंस उनके रुक के, फैक्ट्री में कुछ उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो वो एक इंस्टेंटली 15 मिनट्स के अंदर 1 लाख रुपीज़ ले सकते हैं और अपना जो वर्क है, अपनी जो फैक्ट्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। तो इसलिए ये एमएसएमई सहज लाया गया। तो इसका ये रीज़न है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े से टाइम के लिए वर्किंग कैपिटल, वर्किंग जो काम करने के लिए जो पैसा ज़रूरत होती है, तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। तो एमएसएमई सहज लाने का रीज़न यही है। नेक्स्ट हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज़ विच इज़ मैत्री। मैत्री मीन्स फ्रेंड, ठीक है। तो इंडिया और थाईलैंड ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज़ मैत्री कमेंस्ड इन थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड में वो स्टार्ट हो गई है, इस बार थाईलैंड में वो हो रही है। जो 13th एडिशन है हमारा इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री, ठीक है, इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 1 to 15 जुलाई 2024 एट फोर्ट वचीरापरकन, ताक प्रोविंस, थाईलैंड। तो थाईलैंड के अंदर फ्रॉम 1 to 15 जुलाई ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज़ मैत्री हो रही है, ठीक है। जो लास्ट एडिशन जो हुआ था, लास्ट एडिशन टुक प्लेस इन उमरोई विच इज़ इन मेघालय इन सितंबर 2019। तो 5 ईयर्स के बाद ये हमारे यहाँ पर हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है विच इज़ मैत्री, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, वो हो रही है। जो लास्ट कब हुई थी, वो मेघालय में हुई थी, उमरोई में, ठीक है। जो इंडियन आर्मी कंटिजेंट है, इंडियन आर्मी कंटिजेंट प्राइमरीली फ्रॉम लद्दाख स्काउट्स, ठीक है। ये है हमारी जो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये है फ्रॉम लद्दाख स्काउट्स एंड द रॉयल थाईलैंड आर्मी 1st बटालियन 14 इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ 4 डिवीजन पार्टिसिपेटेड इन, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यही पूछा जा सकता है, मैत्री इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर इज, इट इज इंडिया नेम्ड पार्टनर कंट्री फॉर ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ठीक है। आपको पता होगा कि ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, किसकी कंपनी है, दिस मैन, ही इज जेफ बेजोस, ठीक है, अमेजोन के फाउंडर, अमेजोन के सीईओ, अभी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो अमेजोन आपको पता होगा ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो अमेजोन, इन्होंने, इनकी एक स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। जैसे स्पेस एक्स है इलॉन मस्क की, तो वैसे ही ये भी है। इन्होंने भी एक स्पेस मिशन किया था, मैंड स्पेस मिशन, जैसे स्पेस एक्स वगैरह ने किया था, इसने भी किया था, ब्लू ओरिजिन ने भी, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि इंडिया को डेजिग्नेट किया, इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज ए पार्टनर कंट्री, ठीक है, कि पार्टनर बनाया है किसने, यूएस बेस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी जिसका नाम है सीरा, फॉर इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद ब्लू ओरिजिन। बिकॉज आपको पता है कि हमारी इंडिया भी गगनयान मिशन कर रही है, ठीक है। तो जल्दी ही हमारा गगनयान मिशन भी हो जाएगा विच इज़ मैंड स्पेस फ्लाइट, ठीक है। कुछ 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, ठीक है, इंडिया से। तो ये जो मिशन है ब्लू ओरिजिन भी वो स्पेस फ्लाइट मैंड ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाना चाहता है, बिकॉज ये चाहता है कि हम ह्यूमंस को स्पेस में भेजें एज ए टूरिस्ट, ठीक है। इनका मिशन क्या है ब्लू ओरिजिन वगैरह का, इंडिया भी उस पर काम कर रहा है, स्पेस एक्स भी काम कर रहा है कि हम ह्यूमंस को स्पेस में भेजें एज ए टूरिज्म, ठीक है, टूरिस्ट। तो इनका काम है पैसा कमाना, मेन मोटिव है इनका प्रॉफिट अर्न करना। तो इनको पता है कि स्पेस में जो काफ़ी मतलब हेफ्टी मनी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, काफ़ी महंगी टिकट्स होंगी। तो अब इन्होंने इंडिया को अपने साथ कोलैबोरेट किया है, इंडिया ने बोला इंडिया के साथ इन्होंने ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं फॉर इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद ब्लू ओरिजिन, ठीक है। तो ब्लू ओरिजिन और यूएस बेस्ड जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च एजेंसी है वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं इस मिशन पर। इसमें से 6 सिटीजन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, 6 सिटीजन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं यूएसए के वो जाएंगे, उसमें से इंक्लूडिंग एक इंडियन भी हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एन इंडियन विल एम्बार्क ऑन ए 11-minute जर्नी अबोर्ड ब्लू ओरिजिन न्यू शेपर्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट आफ्टर ट्रेनिंग इन वेस्ट टेक्सास, ठीक है। तो उसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा एक 11 मिनट की फ्लाइट पर। ब्लू ओरिजिन का एक नई जो ये स्पेसशिप है, ठीक है, तो न्यू शेपर्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट, तो इसको भेजा जाएगा। तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर इट इज़ अबाउट इंडिया एक्सपेंड्स ट्रेड विद म्यांमार थ्रू रुपी कयात मैकेनिज्म, ठीक है। म्यांमार आपको पता होगा हमारे एक नेबरिंग कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो हमारा है उसके वो उसको नेबर करती है, ठीक है, फ्रॉम अरुणाचल टू साउथ
यू कैन त्रिपुरा तक, ठीक है। म्यांमार तो जिसको बर्मा भी कहते हैं, हमारे यहाँ पर माइग्रेंट क्राइसिस भी हुआ था बर्मा की वजह से। जो बर्मा रेफ्यूजी थे हमारी इंडिया के अंदर आए हैं और अभी भी हैं, तो माइग्रेंट रेफ्यूजी वहाँ पर कुछ वॉर चल रही है, ठीक है। एक मिलिट्री वॉर चल रही है, सिविलियन वॉर चल रही है मिलिट्री के और सिविल लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ कि इंडिया ने एक्सपेंड किया है ट्रेड विद म्यांमार थ्रू रुपी कयात मैकेनिज्म। रुपी हमारा इंडियन करेंसी है, कयात बयन जो बर्मा की करेंसी है वो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि डॉलर्स वगैरह में नहीं, इंटरनेशनल रुपीज़ में, इंटरनेशनल करेंसी में नहीं, जो एक हमारी लोकल करेंसी है उसी में ट्रेड करेंगे। तो क्या कह रहा है कि रुपी कयात ट्रेड मैकेनिज्म जो है हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड, इंडिया ने पल्सेस एक्सपोर्ट किए वर्थ मोर देन 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है, टू म्यांमार फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द रुपी कयात ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो अगर बाई चांस उनको पल्सेस खरीदनी है इंडिया से तो वो रुपीज़ देंगे, हमें कुछ उनसे खरीदें तो हम कयात देंगे, तो ऐसे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। दिस इनिशिएटिव ऑपरेशनलाइज्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक, जो पंजाब नेशनल बैंक का यंगून ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पर यंगून वहाँ पर एक सिटी है बर्मा में, तो वहाँ पर जो हमारे पंजाब नेशनल बैंक का एक ऑफिस है उसने ये इनिशिएटिव ऑपरेशनलाइज किया, स्टार्ट किया। उसका एम क्या है? एम्स टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। इसका एम है कि बायलैटरल इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड बढ़ना चाहिए एंड इनकरेज द यूज़ ऑफ लोकल करेंसीज, और इनकरेज करना कि लोकल करेंसीज ट्रेड में यूज़ हो फॉर मैरीटाइम एंड बॉर्डर ट्रेड, ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ में। ताकि बॉर्डर एरियाज़ में मान लो कि कोई अरुणाचल का विलेज है, ठीक है, नागालैंड का विलेज है, और वो म्यांमार के किसी विलेज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो लोकल अगर आपको ट्रेड करना है तो आप रुपी और कयात में कर सको, ना कि आपको जाना पड़े, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या स्टेट कैपिटल में जाना पड़े, उधर से बैंक से फिर डॉलर्स लेने पड़े, तो वो डिफ़िकल्ट काम होता है, उससे ट्रेड नहीं हो पाता। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये पंजाब नेशनल बैंक ने एक इनिशिएटिव लिया है विच इज़ रुपी कयात मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इट्स अबाउट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन सबसे पहले किस आर्टिकल के अंडर एस्टेब्लिश होती है? इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंडर हमारी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बनती है। अब ये बनती कब है? इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई प्रेसिडेंट। बनाता कौन है? इसको प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। एवरी 5 ईयर्स, हर 5 सालों बाद इसको बनाया जाता है। एट सच टाइम एज कंसीडर्स नेसेसरी, जब उसको लगेगा, ठीक है। वैसे तो हर 5 साल बाद बनाया जाता है, बट फिर बीच में अगर कभी नीड लगे कि हमें फाइनेंस कमीशन बनानी पड़ेगी तो तब भी बनाई जा सकती है, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? इसका काम होता है ये रिकमेंड करती है। रिकमेंड क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। आपको पता है कि जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का इनकम क्या है? हमारी गवर्नमेंट की इनकम है टैक्सेस की फॉर्म में, विच इज़ CGST, सेंट्रल GST, स्टेट GST। स्टेट GST तो सेंटर सीधे डायरेक्टली स्टेट के पास जाएगा, बट जो सेंट्रल GST होता है, CGST एंड इंटीग्रेटेड GST, IGST, वो जाता है सेंटर के पास। अब वो जो टैक्सेस होते हैं, वो टैक्सेस जो हैं वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? मान लो कि हमारी कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 12 लाख करोड़ रुपीज़ टैक्सेस आ गए, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए 1 साल के अंदर। अब गवर्नमेंट ने बोला ये 12 लाख करोड़ रुपीज़ तो सेंटर के पास नहीं रहेंगे, बिकॉज सिटीजन्स तो स्टेट के अंदर रह रहे हैं, अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को कैसे पैसा दिया जाए ताकि सिटीजन्स का वेलफेयर हो पाए? तो उसके लिए क्या किया जाता है? एक मेथड बनाया जाता है, एक फार्मूला क्रिएट किया जाता है कि कितना पैसा, जो टोटल पैसा मिला है सेंटर को, उसमें से कितना पैसा स्टेट को दिया जाएगा। तो वो कौन डिटरमाइन करता है, कौन बताता है? वो बताता है फाइनेंस कमीशन। वो किसका काम होता है? वो काम होता है फाइनेंस कमीशन का। तो ये क्या करता है? रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। नेट टैक्स प्रोसीड, नेट का मीनिंग हो गया कि जो कलेक्शन में मान लो 12 लाख करोड़ रुपीज़ तो आए अगर आपका टोटल, फिर उसमें कुछ खर्चा भी हुआ होगा ना टैक्सेस को इकट्ठा करने में, ठीक है। तो वो जो खर्चा होता है उसको निकाल लिया जाता है। फिर जो पीछे पैसे बचते हैं तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए,
उसको कहते हैं नेट टैक्स प्रोसीड्स। तो ये रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। डिटरमाइन द एलोकेशन अमंग स्टेट्स, अब स्टेट्स के बीच में कैसे बांटना है, यूपी को कितना देना है, बिहार को कितना देना है, महाराष्ट्र को कितना देना है, साउथ में किसी स्टेट को कितना देना है, वो डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है, वहाँ पर जॉब्स कितनी हैं, ठीक है। वो काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं जिसके बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जाता है कि कितना टैक्स किसी को मिलेगा। इस रीज़न की वजह से एक सदर्न और नॉर्दर्न डिवाइड की प्रॉब्लम भी चल रही है। सदर्न स्टेट्स बोलती हैं कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, ठीक है, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया और हमें आप कम टैक्सेस, कम पैसे दे रहे हो, बट हम जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा इकट्ठा कर आपको दे रहे हैं, आप हमें कम दे रहे हो। बट यूपी एंड बिहार जो हैं वो उनने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की, तो आपने उनको ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आप उनको ज़्यादा पैसे दे रहे हो, आप टैक्सेस में जो पैसे हैं वो ज़्यादा दे रहे हो। बट हमें उन्होंने पॉपुलेशन भी कंट्रोल नहीं की और वो आपको पैसे टैक्सेस कम इकट्ठे करके देते हैं, फिर भी आप उनको ज़्यादा दे रहे हो। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इट प्रपोजेस प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल मीन रूल्स। ये प्रपोज करता है प्रिंसिपल फॉर ग्रांट इन एड टू स्टेट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 275, ठीक है। ग्रांट इन एड हुआ कि किसी को हम हेल्प करना, ठीक है, किसी स्टेट, कोई स्टेट पुअर है, फॉर एग्जांपल झारखंड हो गया, बिहार हो गया, तो उनको ग्रांट्स दी जाती हैं, ठीक है, उनको लोन्स नहीं दिए, उनको ग्रांट्स दी जाती हैं। बाकी स्टेट से जैसे महाराष्ट्र, केरला वगैरह डेवलप्ड हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो ग्रांट्स इन एड जो होता है, ये कौन एक रूल्स जो कौन डिसाइड करता है, वो फाइनेंस कमीशन बताएगी कि किस बेसिस पर आपको किसको, कौन सी स्टेट को कितनी ग्रांट देनी है। तो वो कौन डिसाइड करता है, वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। इनके रिकमेंडेशन एडवाइजरी होते हैं नेचर में। एडवाइजरी मीन्स ये सिर्फ एडवाइज कर सकते हैं। इनके रिकमेंडेशन स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो माने या ना माने, वो उनकी मर्जी है। अगर नहीं मानेंगे तो उन पर कोई उनको कोर्ट में नहीं जा सकता कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को नहीं माना, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता। नॉन जस्टिसिएबल, उनको कहते हैं नॉन जस्टिसिएबल। आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि आप हमें इतनी ग्रांट दे दो, आपने दी नहीं, तो आप उसमें नहीं जा सकते। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट इज़ कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी चल रही है। कौन है चेयरमैन हमारे 16th फाइनेंस कमीशन का? ही इज़ अरविंद पनगारिया। कौन है अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये हमारे नीति आयोग के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो उनको बनाया गया है अरविंद पनगारिया को। अरविंद पनगारिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम इसको याद रख लेना। अरविंद पनगारिया, उनको चेयरमैन बनाया गया है 16th फाइनेंस कमीशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एक और मिलिट्री एक्सरसाइज इज नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, इंडिया मंगोलिया मिलिट्री एक्सरसाइज। बिकॉज आपको पता है कि मंगोलिया में एलिफेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो इसको बोला गया इंडिया मंगोलिया मिलिट्री इज एक्सरसाइज, इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, जो मेघालय में स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। द 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विच इज नोमैडिक एलिफेंट। डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज, तो आपको पता होना चाहिए। बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया स्टार्टेड इन मेघालय, उमरोई, ठीक है, उमरोई में जो एक्सरसाइज हो रही है विच इज नोमैडिक एलिफेंट। 15th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन मंगोलियाज उलान बटार, ठीक है। जो 15th, ये 16th एडिशन है, 15th जो पिछली वाली एडिशन हुई थी एक्सरसाइज, वो कहाँ पे हुई थी? वो मंगोलिया में उलान बटार जो है मंगोलिया की कैपिटल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मंगोलिया की कैपिटल कौन सी है, तो इट इज़ उलान बटार, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारी पिछली एक्सरसाइज जो हुई थी मिलिट्री एक्सरसाइज, वो हुई थी उलान बटार में, ठीक है।
दिस एक्सरसाइज एम्स टू इन्हांस इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन टू आर्मीज, ठीक है। इससे क्या होगा कि इंटर ऑपरेशन यानी वो कॉपरेट कर सकते हैं, दोनों आर्मीज एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकती हैं, एक दूसरे को कुछ सिखा सकती हैं। तो यानी उनके अंदर मान लो कि कभी कुछ वॉर लग जाए तो वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकें, ड्यूरिंग द वॉर कॉपरेट कर सकते हैं, इंटर ऑपरेट कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें। तो दो आर्मीज के बीच में इन कैरिंग आउट सेमी कन्वेंशनल ऑपरेशन इन सेमी अर्बन मोन्टेनियस टेरेन, ठीक है। तो आपको पता है कि इंडिया का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो मोन्टेनियस है, ठीक है। और मंगोलिया भी कुछ थोड़ा थोड़ा मोन्टेनियस तो है वो भी, ठीक है, मोन्टेनियस है, वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट तो है बट मोन्टेनियस एरिया भी काफ़ी है। तो इस वजह से इन दोनों ने कोलैबोरेट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ भी मोन्टेनियस एरिया है, उनका भी मोन्टेनियस एरिया है, तो उस वजह से ये कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें नई चीज़ें, ठीक है। बाई चांस कभी कोलैबोरेट करना पड़े तो वो कर पाएँ, ठीक है। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज आदित्य L1 मिशन। इसरो का आदित्य L1 क्या किया उसने, कंप्लीटेड फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड सन अर्थ L1 पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको पता होगा आदित्य का मीनिंग होता है सन। तो इंडिया ने एक स्पेस मिशन सन मिशन लॉन्च किया था, सन एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसका नाम था आदित्य L1, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये L1 क्या चीज़ है। इंडिया का आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट था, पार्ट ऑफ फर्स्ट सोलर मिशन, इंडिया का जो फर्स्ट सोलर मिशन था जो इसरो ने लॉन्च किया था, उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उसका इनिशियल हेलो ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड द सन अर्थ ऑर्बिट, जिसको कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक है, इसके अराउंड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको, एक ये हो गया L1 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया हमारा L1 पॉइंट, ये हमारा L2 पॉइंट, ठीक है, दिस इज L3 पॉइंट, दिस इज L4 एंड दिस इज L5। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सन और अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, यानी वो एक दूसरे की तरफ बहुत कम खींचते हैं एक दूसरे को। तो हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो L1 पॉइंट पर रखा है, इसीलिए उसका नाम रखा L1 पॉइंट, ठीक है। ये अर्थ और सन के बीच में एक पॉइंट है जिसका नाम है L1। अब आदित्य L1 मिशन ने क्या किया है, उसने एक सन का चक्कर लगाया है, फर्स्ट अपना सन का चक्कर कंप्लीट कर लिया है। तो ये है न्यूज़ कि आदित्य ने अपना फर्स्ट कंप्लीटेड इज इनिशियल हेलो ऑर्बिट, फर्स्ट हेलो ऑर्बिट उसने कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम लैग्रेंज पॉइंट L1 पॉइंट। अब क्या कह रहा है कि द मैनूवर्स वैलिडेट द एडवांस्ड फ्लाइट डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय URSC इसरो, ठीक है। तो जो मैनूवर्स यानी उसने जो कवर किया है, उसने जो चक्कर लगाया है अराउंड द सन, तो उससे उसने बता दिया कि मैनूवर्स ने अब बताया हमें कि जो सॉफ्टवेयर बनाया था हमारी UR राव स्पेस सैटेलाइट सेंटर जो है बेंगलोर में, तो उसने जो बनाया था वो अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया था, डीमॉन्स्ट्रेटिंग एक्यूरेट ट्रजेक्ट्री, ठीक है। उसने बताया कि ट्रजेक्ट्री बहुत अच्छी थी, एक्यूरेट थी बिल्कुल जिस ट्रजेक्ट्री पे, जिस पाथ पर हेलो इसको आदित्य L1 को चलना था तो वो उस पर चला है। मॉडलिंग एंड प्रिसाइज ऑर्बिट मेंटेनेंस कैपेबिलिटीज फॉर द आदित्य L1 मिशन, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है आदित्य L1 मिशन किसके लिए है, किसको वो एक्सप्लोर कर रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है सन को, ठीक है। L1 पॉइंट आपके पूछने के आपके लिए क्या L1 पॉइंट क्या है, तो L1 पॉइंट ये है, ठीक है। सो हमारे करंट अफेयर हुए कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे MCQs, ठीक है। सबसे पहला MCQs इज विच न्यू क्रिमिनल लॉज वर इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया इन 2023 टू रीप्लेस द IPC ऑफ 1860, CRPC ऑफ 1973 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1873। तो कौन से नए लॉज जो हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज लाए हैं, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको आंसर पता है, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखें, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बिकॉज आपका कुछ लॉस तो होने वाला नहीं है, कुछ गेन ही होगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट MCQ इज वेयर डिड INS शिवालिक पार्टिसिपेट इन द रिमपैक 24 एक्सरसाइज, वो कहाँ पर उसने पार्टिसिपेट किया, पर्ल हार्बर में, यूकोसुका, डियाजो गार्सिया और गुआम, यू नो द आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ रिमपैक 2024 एक्सरसाइज, थीम क्या थी उसकी,
पार्टनरशिप फॉर पीस, इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, और यूनाइटेड वी स्टैंड, और ओशनिक हार्मनी, यू नो द आंसर। नेक्स्ट इज विच क्रिकेटर्स रिटायर्ड फ्रॉम T20 इंटरनेशनल आफ्टर इंडियाज वर्ल्ड कप विन इन 2024? हु इज ही? इज विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, और ऑल ऑफ द अबव, यू नो द आंसर। वट स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट इन 2024? लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम, और महिला समृद्धि योजना, यू नो द आंसर। What is the name of the high performance explosive developed by India which is 2.01 times more lethal than TNT? RDX, Sebex 2, HMX, P10, you know the answer. What is the purpose of the MSME Sahaj initiative launched by SBI? क्या उसका पर्पज है? To provide education loan, to facilitate quick MSME loans, ठीक है, to offer housing loans, और to support agriculture loans। आपको आंसर पता है। Where is the 13th edition of the India's Thailand joint military exercise Maitri being held in 2024? कहाँ पर हो रही है 13th edition जो इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कहाँ पर हो रही है? उमरोई मेघालय में हो रही है, बैंकॉक थाईलैंड में हो रही है, बचेरी प्रक्रम थाईलैंड में, या चेन्नई इंडिया में? आपको पता है कहाँ पर हो रही है। विच कंट्री हैज़ बीन नेम्ड ए पार्टनर फॉर ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट? कौन सी कंट्री को पार्टनर बनाया गया है ब्लू ओरिजिन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए? जापान, इंडिया, रशिया, और ऑस्ट्रेलिया, यू नो द आंसर। व्हाट ट्रेड मैकेनिज्म हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार? कौन सा ट्रेड मैकेनिज्म इंडिया और म्यांमार के बीच में स्टार्ट किया है? डॉलर यूरो, रुपी येन, रुपी कयात, और रुपी दिनार मैकेनिज्म, यू नो द आंसर। ठीक है, आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, अच्छे से पढ़ें, फोकस होकर ध्यान से पढ़ें। सो थैंक यू सो मच एंड